जैसे उसमें कंसिडरेशन हम लोग ये लेके चल सकते हैं कि हम लोग का एक्सियल बॉन्ड पे बल्कियर ग्रुप है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे बल्कियर ग्रुप है, और उसके हिसाब से हम लोग का जो पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, अगर बल्कियर ग्रुप एक्सियल पे होगा तो लेस स्टेबल होगा। अगर लेस स्टेबल होगा मतलब कम अमाउंट में रहना चाहेगा, और अगर कम अमाउंट में रहना चाहेगा तो उस केस में हम लोग आराम से उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कम अमाउंट लेके चल सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ है, मतलब ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, वहां से आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है। और जो ये स्टेबिलिटी का फैक्टर है, एक्चुअल में जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब में वही एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, केवल वही एक फैक्टर हम लोगों के काम का है जिसको हम लोग को कंसिडर करते हुए रखना होता है कि स्टेबिलिटी का फैक्टर हम लोग में एक्सीएल वाले पार्ट पे जो है वो थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहता है। तो आगे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे, उसमें अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में SN1 SN2 रिएक्शन, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये मालूम पड़ेगा कि साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल पे अगर ग्रुप को डाल रखे होंगे तो उसका रिएक्टिविटी भी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर हम लोगों का जैसे लास्ट क्लास में भी, उस लेक्चर में भी बोला गया था जो पहले भी हम कभी हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं, जितना स्टेबल स्ट्रक्चर उतना अनरिएक्टिव। तो अगर एक्सियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब ज्यादा रिएक्टिव। तो इस रिएक्टिविटी के कंसिडरेशन को हम लोग को डिस्कस करना होता है, इसलिए हम लोग ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कंसिडर करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे के कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो कि इन सब केसेस में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट ट्राई करते जाओ। सर इसमें के ग्रेटर देन 1 होगा ना फर्स्ट वाला में? अच्छा हाँ सॉरी, के ग्रेटर देन 1। समझा तो ठीक ही रहे थे, लिख उल्टा दिए हैं, चलो कोई नहीं, चलो ट्राई करके देखो। और डायग्राम देख के तुमको समझ में भी आता चला जाएगा कि एक्सेल के ट्यूटोरियल में किस तरीके से कन्वर्ट करते जा रहे हैं। क्या हो गया? हेलो? ट्राई करके देखो सारे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 बन गया होगा सबसे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में होना चाहिए। एक गाना में सुना इधर, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जा रहा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट तो सिंपल सा है। प्रोडक्ट में दोनों के दोनों बॉन्ड जो CH3 है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा और जो रिएक्टेंट वो लेस स्टेबल होगा। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा बनेगा, और अगर ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक CH3 एक्सियल पे है, दूसरा इक्वेटोरियल पे। दूसरे में एक एक्सियल वाले पार्ट पे चला गया, दूसरा इक्वेटोरियल पे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एग्जैक्टली सेम स्टेबिलिटी के फैक्टर में रहेंगे। आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में एक CH3 है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप देख के मालूम पड़ रहा है ज्यादा बड़ा है, 4 कार्बन दे रखे हैं। तो बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब अपना पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकंड स्ट्रक्चर। अगर पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है मतलब इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट लेस स्टेबल, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है मतलब ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट कम स्टेबल मतलब कम बनेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 आराम से कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में अपना आंसर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में मेरे हिसाब से 5 में डाउट होगा सबको, इसको भी डाउट है पूछ लो। सर 5 नंबर बताओ। 5 नंबर में डाउट है। कितने लोगों से 5 नंबर बन गया ये बता दो। डाउट तो एक का ही है, ये हमेशा होता है, मैथ्स मेरा खराब है बहुत ही। हाँ भाई, मोहन से बन गया, आदर्श से बन गया। बताओ भाई आदर्श, मोहन का तो पियानो बज जाएगा। बताओ आदर्श। सर मैं नहीं बना, इस गलती से रेज अच्छा हैंड नहीं कर बना, दिया। हम पूछ रहे हैं कि कितने लोगों गलती से से। बन गया है। अच्छा गलती से रेज हैंड हो गया, पंडू करनी। भाई मोहन बन गया तेरे से? सर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बचपन से तुम लोग एक चीज बोला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक चीज देखा है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के बुकलेट में, जितना किसी टॉपिक में क्वेश्चन नहीं है उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। छोटा सा कंसेप्ट, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बट उसका एप्लीकेशन मल्टीपल जगह पे है, मल्टीपल जगह पे। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमेशा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। इस 5 नंबर वाले पार्ट में OH पास में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से हो सकता है, जबकि दूसरे वाले केस में OH के बीच में बहुत सारे कार्बन आ गए, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वॉन डर वाल स्ट्रेन से तो ज्यादा डोमिनेंट फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले वाले को ज्यादा स्टेबिलिटी दे पाएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट जो हम लोग कंसिडर करके चलते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में। लेकिन एक और छोटा सा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से बहुत ही भारी कंसेप्ट है, जो कि काम का नहीं है, बट MS चौहान ने उसका सवाल दे रखा है, और कहीं कहीं और भी हम सवाल देखते हैं उसका, तो इसीलिए उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब दे देना हमको। कौन कौन दिखाई दे रहा है भाई? बड़े लोग हैं यार इधर। आए प्रतीक, आवाज आ रहा है? प्रतीक यस सर। बताओ भाई, ये सिस स्ट्रक्चर है कि ट्रांस स्ट्रक्चर है? दोनों सॉलिड पे है। अरे इतना टाइम लगेगा जी? सूरज अरे सनी बॉय जल्दी बताइए, सिस है ट्रांस है?
सूरज कुमार आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यस सर। ठीक है, और गर्मी में बाहर मत निकला कीजिए, बहुत गर्मी बढ़ गया है। क्या घर से बाहर निकलते, घर में पड़े रहिए यार। पहला वाला स्ट्रक्चर सिस है, और तो ही बता, सिस है या ट्रांस है दूसरा स्ट्रक्चर? यस सर। अभी सिस है, चलो ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर पे सिस है, और दूसरा एक पार्ट अगर सॉलिड पे है दूसरा डैश पे है तो ट्रांस ले सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल कन्वेंशन है जो हम लोग सॉलिड और डैश के टर्म में रखते हैं, लेकिन हम लोग चेयर फॉर्म के फॉर्मेट में भी बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंसिडरेशन थोड़ा अलग चलता है। इधर एक्सेल इक्वेटोरियल बॉन्ड के टर्म में सब कुछ चलता है। जैसे अगर ढंग से कंसिडर करें हम लोग इस चीज को, तो सबसे पहला पार्ट जैसे मान लो कि अगर हम लोग का दो बॉन्ड दे रखा कार्बन नंबर 1 पे, और इसके जस्ट बगल वाले पार्ट को 2 ले सकते हैं, मतलब ये भी कार्बन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे, और इसके दूसरे साइड भी कार्बन नंबर 2 ही कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअल में। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे बॉन्ड एक्सीएल पे है ऊपर के डायरेक्शन में, तो अभी जस्ट बताया था ड्रॉ करना कि जस्ट बगल वाले पे दोनों बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो एक चीज तो दिख रहा है कि अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 पे बॉन्ड को वर्टिकली अपवर्ड रखते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग के पास कार्बन नंबर 2 पे बॉन्ड्स होंगे ही होंगे। इससे मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ नहीं हो सकता। तो अगर एक एक्सियल बॉन्ड है तो उसके जस्ट बगल पोजीशन पे, तो अगर हम लोग कार्बन C1 C2 के रिस्पेक्ट में बात करें, तो 1 2 पोजीशन के लिए कंसिडरेशन लेके चले, तो 1 2 पोजीशन में एक्सियल एक्सियल वाला पार्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकल के आएगा। तो अगर एक्सियल एक्सियल मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस का तो हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर C1 C2 पे साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म वाला पार्ट दे रखा है, उस केस में अगर जस्ट बगल वाले एटम्स है, तो उसमें एक्सियल एक्सियल वाले जो पोजीशन होंगे उस चीज को हम लोग आराम से ट्रांस पोजीशन बोल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सॉलिड और डैश दे रखा हो, एक्सेल एक्सेल भी दे रखा हो, पूछेगा सी से ट्रांस है। शायद कोई सवाल पूछा भी था हमसे एक बार बुक उसमें डाउट सेशन में डाल रखा था कि फिर एक्सेल मतलब सी होगा ट्रांस होगा, तो बोले थे अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो एक्सेल एक्सेल अगर 1 2 पोजीशन पे है तो हम लोग का ट्रांस स्ट्रक्चर निकल के आएगा। बट अभी जस्ट ये चीज सुना था, रिंग फ्लिप के टाइम पे एक्सेल वाले पार्ट इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर रिंग फ्लिप हुआ, एक्सेल वाले पार्ट इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गए, तो एक्सेल एक्सेल बोलो या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बोलो, कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 पोजीशन पे एक्सेल एक्सेल के साथ साथ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये दोनों पोजीशन को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोल के काम करेंगे। तो अगर हम लोग 1 2 पोजीशन में सिस बनाना चाहते हैं, तो एक्सेल एक्सेल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया ट्रांस, तो इस केस में एक्सेल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हम लोग का कम डिस्टेंस में निकल के आएगा, मतलब सिस स्ट्रक्चर बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग का अगर 1 2 पोजीशन रहा तब सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा हेडिंग यहाँ पे ऐसा कुछ डाल के चल रहे हैं, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इन, एक सेकंड रुको, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इन चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल के टर्म में कैसे सिस ट्रांस वाले पार्ट को मेंशन कर सकते हैं, इस चीज का डिस्कशन है हम लोग का। तो पहला सिनेरियो 1 2 पोजीशन पे क्या हो सकता है, तो दूसरा सिनेरियो क्या ले सकते हैं, तो 1 3 पोजीशन ले सकते हैं कार्बन वाले पार्ट में। 1 3 पोजीशन का मतलब क्या होगा, तो जैसे अगर मान लो हम लोग का ये बॉन्ड दे रखा कार्बन नंबर 1, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन को छोड़ देंगे, इसको अगर कंसिडर कर रहे हैं तो 1 3 पोजीशन हम लोग का ये पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, बहुत बार डायग्राम मेंशन कर चुके, 1 पोजीशन पे अगर वर्टिकल बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, तो 3rd पोजीशन पे ही वर्टिकल बॉन्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और इन तीनों का डिस्टेंस आपस में क्लोज होता है, मतलब काफी कम होता है। तो इस बार जो अपने एक्सियल बॉन्ड्स है, तो एक्सियल बॉन्ड्स वाले पार्ट कम डिस्टेंस पे है, इसका मतलब 1 3 पोजीशन अगर रहा तो दो एक्सियल बॉन्ड वाले पार्ट, ये दोनों के मतलब कोई भी दो एक्सियल बॉन्ड ले लो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग केवल ये कार्बन नंबर 1 जो मार्क कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1 2 और 3, कार्बन 1 और 2 को कंपेयर करें या 1 और 3 को कंपेयर करें, अगर हम लोग 2 3 को कंपेयर करें तो भी अपना काम हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 2 1 3 या 2 3,
एक्सीएल एक्सेल पोजीशन पे कम डिस्टेंसेस रखेंगे, अगर कम डिस्टेंस में रखेंगे तो उसके इसमें हम लोग आराम से कम डिस्टेंस का मतलब शेष पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीएल एक्सीएल और इक्वेटोरियल वाला पार्ट हम लोग का एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का डिस्टेंस पे होता है, रिंग फ्लिप पॉसिबल है, तो इसको भी हम लोग आराम से इस स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम करेंगे। और अगर हम लोग एक्सेल इक्वेटोरियल लेकर के चले तब इस केस में हम लोग का ट्रांस स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। तो इस एक चीज का 1-3 पोजीशन पे ध्यान रखना होगा। और फिर उसके बाद थर्ड सिनेरियो बच गया जिसको हम लोग कंसिडर करना होगा 1-4 पोजीशन। और 1-4 पोजीशन लेके चले, 1-4 पोजीशन वाले पार्ट का मतलब हो गया कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पे भी 2 वर्टिकल बॉन्ड होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेल और एक्सेल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो ट्रांस। तो रिंग फ्लिप मतलब इक्वेटोरियल कंसिडर कर सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर हम लोग का ट्रांस। और एक्सेल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सेल वाला पार्ट कम डिस्टेंस पे होगा, इस चीज को हम लोग आराम से सिस स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इसे कंसिडरेशन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग चेयर फॉर्म में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर मेंशन करना चाहते हैं तो एक्सेल इक्वेटोरियल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी आराम से काम कर सकते हैं। हमको जहाँ तक ध्यान है एमएस शॉन ने एक सवाल दे रखा है, एक बार उसको सॉल्व करके देख लेना, और बाकी हमको भी कहीं मिलेगा असाइनमेंट में तो सवाल दे ही रखा है शायद, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी कहीं पे डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। कितने लोगों को ये स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला टॉपिक, मतलब ये टॉपिक नहीं, ओवरऑल स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला टॉपिक ठीक ठीक समझ में आ गया? मतलब बाकी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन हो सकता है भारी हो आसान हो, बट ओवरऑल कंसेप्ट ठीक ठीक समझ में आ गया। कितने लोगों को लगता है ऐसा? किसी को भी नहीं लगता? चलो एक को लगता है। अच्छा है, कुछ लोग हैं ऊपर। अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, और थोड़ा वेट कर लेते हैं। अंकित को नहीं समझ में आया, अन्वेषा को नहीं समझ में आया, अर्णव को नहीं समझ में आया, प्रियांशु को नहीं समझ में आया, सोनाली को नहीं समझ में आया और विशाल को नहीं समझ में आया। हाँ, तो तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो तुम लोग डाउट क्लास लेकर के उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करना। जो भी पार्ट में डिफिकल्टी हुआ होगा, या फिर ये वाला पार्ट हमको नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो आराम से उस चीज को पूछ सकते हैं। अगर क्लासेस छोड़े होंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, हम डाउट क्लास देने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेंगे क्लास छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं। अगर क्लास छोड़े होंगे तो उसका तो कोई अंत नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर इतने लोगों को समझ में आ गया टॉपिक तो सॉलिड स्टेट तुम लोग अब आराम से पढ़ा सकते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट था, देन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये पार्ट अगर डील कर लिया है तो सॉलिड स्टेट बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं रहेगा हम लोग के लिए, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस में भी मुश्किल टॉपिक नहीं रहेगा। तुम लोग को एक चीज बोला था, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को डिस्कस करने हैं बेसिकली, ये जो कि हम लोग कंफर्मेशन आइसोमरिज्म के बाद ही करते हैं। तो अब अपने कॉपी में कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो हम लोग को डिस्कस करना था, मतलब 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने बोले थे कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्राई करके देखो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही सवाल है, कहाँ तक क्वेश्चन कराया था ये हमको याद नहीं है, कोई बता देगा? कोई नंबर 30, 35, 40 कुछ भी, क्या क्या कहाँ तक क्वेश्चन कराया था? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीओएस और सीओएस? बताओ भाई कोई। अरे कोई तो बताओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिया था पीओएस सीओएस में? 35। हाँ समझ गए सुमन, कोई दिक्कत नहीं है। 34 हुआ था सर। 34 हुआ था? अबे लड़ लो तुम लोग आपस में, एक आदमी 35 बोलता है, एक आदमी 34 बोलता है, इतना मार मारेगा दोनों को। बताओ भाई कोई 34 थर्ड पर्सन बताओ। 50-50 चल रहा है 34-35 में। क्या 34 सर। 34 हुआ था? अबे सर अपने 30 से अपने बता मन से दिए लिख, सर। 30 से बता दीजिए। सूरज कुमार, हम बादल का बरसात करा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है? सर हम बोले 36 तक हुआ है।
अच्छा चलो हम 35 नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। 35 नंबर में ये सवाल ट्राई करके देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये 3-4 क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर के बाद ही डिस्कस कर सकते थे, तो इसीलिए सोच के देखो इसमें पीओएस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पीओएस सीओएस दोनों सोच के देखना है बेसिकली। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में।
तुम लोगों को सिलेबस मिल गया ना टेस्ट का, अगला जो टेस्ट होने वाला है? यस सर। हेलो, है ना? यस थोड़ा सर। ध्यान रखना, ठीक है? हम लोग सिलेबस ट्राई करेंगे, मतलब एटलीस्ट 10 दिन पहले प्रोवाइड करा देने का, ताकि तुम लोग के पास 11th क्लास के टॉपिक के रिवीजन का प्रॉपर टाइम हो। कुछ लोगों के साथ थोड़ा दिक्कत है कि सर 11th क्लास का नोट्स नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में एकदम से चले गए थे। तो बाकी जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जैसे अर्नव, शायद से अर्नव यहाँ पे है कि तो घर चला गया है? सर घर पे घर पे कॉपी वॉपी लेके गया है कि सब यहीं छोड़ गया है? लेकर आए। लेके आया है। तो अर्नव से लोग हेल्प ले सकते हैं, सौम्या भी यहीं के रहने वाली है, उससे लोग हेल्प ले सकते हैं, ताकि नोट्स वगैरह तुम लोगों को मिल जाए। कुछ नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स के पुराने साल वालों के नोट्स मंगवाए थे मैंने, तो जिनके नोट्स मेरे पास है वो भेज देंगे। बट उसके अलावा आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर लो थोड़ा, ताकि 11th क्लास का रिवीजन आराम से करके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाए। ट्राई करेंगे हम लोग सिलेबस एटलीस्ट 10 दिन 12 दिन पहले तक तुम लोग को भेज दिया करें। और एक तो 11th क्लास का क्या क्या टॉपिक हम लोग डालने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जो हम लोग का ईयर प्लान है उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत थोड़ा पीछे चल रहा है अभी हम लोग, अदरवाइज सारा चीज हम लोग कवर कर दे रहे हैं। तो वो सिलेबस जो पीटी और सीटी का होगा, उसका सिलेबस तुम लोगों को पहले ही मेंशन कर देंगे हम लोग। और 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा होगा उसका सिलेबस एग्जाम से हो सकता है पहले नोटिस में मिल जाए तुम लोगों को। 11th का सिलेबस पहले से लिस्ट बना के हम लोग दे देने वाले हैं। अगर नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 41 तक, तो थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या डिस्कशन में हम नहीं शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसका आंसर बता रहे हैं और डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले तो थोड़ा इमेजिनेशन इंप्रूव करने की कोशिश करो। जिसको नहीं भी इमेजिन हो रहा, अपना कॉपी देख देख के, मतलब कॉपी से स्ट्रक्चर रिलेट कर करके सोच के देखना एक बार कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकल के आ सकता है। एक बार खुद से सोच के देखना एक्चुअल में, तो ज्यादा बेटर होगा। इससे पहले वाले केस को अगर कंसिडर करें तो इसमें पीओएस होगा, सीओएस वाला पार्ट भी होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरे वाले केस को कंसिडर करें तो पीओएस होगा, सीओएस नहीं होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव अभी भी होगा। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो थर्ड वाले केस में पीओएस नहीं होगा, सीओएस होगा और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 वाले पार्ट को कंसिडर करें तो इस केस में अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलें, ये गिवन कन्फर्मर जो है इसमें क्या है, तो गिवन कन्फर्मर में ना पीओएस है ना सीओएस है, बट कभी भी कंपाउंड दे रखा तो उसके किसी भी कन्फर्मर वाले पार्ट में पीओएस निकल के आता है, तो सीओएस और सीओएस प्रेजेंट मानते हैं कंपाउंड वाला पार्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव आराम से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। पीओएस सीओएस कैसे होगा तो उसके देखना। क्वेश्चन नंबर 39 वाले पार्ट में पीओएस होगा, सीओएस नहीं होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 40 वाले पार्ट में हम लोगों के पास पीओएस नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों ऐसा होगा उसके पीछे हम थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं, बाकी सोच के देखना। जैसे अभी तक हम लोग वान डेर वाल रिपल्शन का फैक्टर देख चुके हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड रोटेशन वाला पार्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजिशन पर क्लोरीन क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन क्लोरीन भी है, तो यहाँ पे वान डेर वाल रिपल्शन का फैक्टर आएगा ही आएगा। और अगर वान डेर वाल रिपल्शन का फैक्टर आएगा तो उस रिपल्शन के फैक्टर के वजह से हम लोगों का जो बॉन्ड है वो रोटेशन में जाएगा ही जाएगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लॉन्ग। तो दोनों बेंजीन रिंग शुरू में प्लानर होते क्योंकि रेजोनेंस था, बट वान डेर वाल रिपल्शन के फैक्टर के वजह से ये बॉन्ड रोटेशन हुआ, और बॉन्ड रोटेशन होने के बाद मॉलिक्यूल प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया। तो जो एलियंस का केस कंसिडर किया था, स्पाइरो कंपाउंड कंसिडर किया था, एक बार रिलेट करके देखना तो शायद दिमाग में कुछ आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का आएगा।
क्यों ऐसा होगा एक बार खुद से सोच के देखना, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्लास के लिए हम छोटा सा एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि हम सारे केसेस डिस्कस कर चुके। ये हम लोग स्पाइरो कंपाउंड, एलीन्स का स्ट्रक्चर या फिर बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर, जब दो बेंजीन आपस में अटैच होता है तो उस केस में हम लोग आराम से यहाँ पे टर्म बाइफिनाइल बोल सकते हैं। इन तीन केसेस में किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री को, सेंटर ऑफ सिमेट्री को कंसिडर करने के लिए हम लोग ज्यादा सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इनके आंसर्स नोट करके रख लो ताकि हम लोग आराम से इन चीज का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर पाए। तो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे। एप्लीकेशन वाले पार्ट का मतलब हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करने से पहले बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करना होता है। एक तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और दूसरा ओजोनलेसिस। ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, और उसके अलावा ओजोनलेसिस रिएक्शन क्या होता है। ये दो पार्ट ऐसा टॉपिक है जैसा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्चुअल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, ओजोनलेसिस रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है। बट इतना जनरल टॉपिक है कि इस चीज को हम लोग कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओजोनलेसिस वाले पार्ट को। इसलिए हम ओजोनलेसिस वाले पार्ट को रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले ही डिस्कस करना चाहेंगे। नॉर्मली कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ये बड़ा सिंपल सा तरीका होगा, उस चीज का डिस्कशन पहले होगा और डिस्कशन होने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर्ली रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट शुरू कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली एक लेक्चर होगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट में, एक लेक्चर भी नहीं लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का लेक्चर होगा मोनोक्लोरिनेशन के टाइम पे। उसके अलावा वही आधे घंटे का लेक्चर ओजोनलेसिस के टाइम पे नेक्स्ट क्लास में दोनों टॉपिक खत्म होगा और हम लोग का उसके अगले क्लास से रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब तो लोगों का अगर वीक में 3 दिन क्लास लगता है तो 2 महीने का सिलेबस बाकी है तुम्हारे क्लास 12 के रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। मतलब क्लास 12 का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका 2 महीने का सिलेबस एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है, जून शुरू हुआ है ना, तो अगर जून है तो मतलब जून के बाद जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब टॉपिक चलेगा। या फिर ये टॉपिक हम लोग सोच रहे हैं कि शायद बीच में भी इंट्रोड्यूस कर दें, एटलीस्ट केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई एक टॉपिक कंसिडर कर लें। और 12th ए वालों का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, तो उन लोग एक्स्ट्रा क्लास ला करके हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करा देंगे। जो भी फुर्सत में है तो आराम से दोनों टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चलेगा तो पैरेलल में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास एक एक्स्ट्रा लगते रहेगा, वीक में एक क्लास या 2 क्लास, मोस्टली एक ही क्लास लगाएंगे हम, ताकि तुम लोग का क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता चला जाए। अभी से लेके 3-4 महीने तक में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए तुम लोग का क्वेश्चंस के साथ। जितने क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे बुकलेट में, प्रीवियस ईयर में, नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए। इन द मीन टाइम हम सजेशन देंगे, अगर तुम लोगों को एक बुक अवेलेबल हो सकता है, ये जेडी ली, तो ये बुक खरीद लो अगर अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि इसको रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसलिए ये बुक अगर मिल सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तब ये बुक खरीद लो। कोलाब्रोस अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं 3rd एडिशन से लेकर के 7th एडिशन तक, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ कुछ पार्ट हम रीड करने बोलेंगे तुम लोगों को। 8th एडिशन मत खरीदना, उसमें चीजें एकदम चेंज हो गई है, बहुत सारी चीजें नए नए डाल दी गई है उसमें। 3rd एडिशन से लेके 7th एडिशन तक जो भी बुक खरीद सकते हैं वो खरीद लेना, ताकि सेल्फ रीडिंग आराम से कर पाए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी लॉजिकल चीज है, मतलब अगर अच्छे से समझ में आया तो बहुत मजा आएगा, कभी भी जिंदगी में याद रहेगा वो चीज, कभी नहीं भूलने वाले। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए थोड़ा बहुत रीडिंग करना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल होगा। तो अगर रीडिंग करो थोड़ा बहुत कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, तो उनको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम भी उसी बुक से पढ़े बेसिकली, तो सारा चीज हम कवर करेंगे आराम से उससे रिलेटेड जो सिलेबस के अंदर है। बट अदरवाइज बुक से रेफरेंस लेना, तुम्हारे पास भी फुर्सत भी है, आराम से रेफरेंस ले सकते हैं। ये दोनों बुक तो हम सजेशन देंगे परचेज करके रखो एटलीस्ट यार। जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए कुछ तो बुक खरीदना ही चाहिए जिंदगी में, वरना शर्म आना चाहिए जेई एडवांस की तैयारी कर लिया और बुक नहीं खरीदे। और बाकी जो हम लोग का टॉपिक चलेगा आराम से डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट ठीक ठीक टाइम पे चल रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थोड़ा 3-4 लेक्चर हम लोग का एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि हम ही थोड़ा धीरे पढ़ा रहे थे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा इमेजिनेशन का चीज था, तो हमको नहीं मालूम था कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा आराम से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहा था। बट अच्छा है, सबको समझ में आया तो अच्छी चीज है। बट इसके आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में इमेजिनेशन का चीज नहीं है।
दो तीन चीजें हम लोग को यूज करना होगा, एक बार फिर से सजेशन दे रहे हैं। अपने जीओसी वाले पार्ट को ढंग से कर लो। जीओसी में स्पेशली बेसिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस को, ये तीन टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर लो। ये तीन टॉपिक का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, बाकी टॉपिक का एप्लीकेशन नहीं होता है। जीओसी का कुछ भी पार्ट का इधर एप्लीकेशन नहीं आएगा, बट ये तीन टॉपिक का एप्लीकेशन होगा। और स्टीरियोआइसोमरिज्म में जो काउंटिंग ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स बताया था, वो काउंटिंग ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स वाले पार्ट को ठीक रखना, क्योंकि इन चार पार्ट का एप्लीकेशन हम लोगों के रिएक्शन मेकेनिज्म में रेगुलरली चलेगा। और उसके अलावा नोमेनक्लेचर का पार्ट, क्योंकि नोमेनक्लेचर नहीं भी करेंगे तो हम याद दिला देंगे तुम लोगों को, बार बार रिमाइंड करा देंगे, बार बार रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नोमेनक्लेचर पूछ दिया करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट नोमेनक्लेचर का पार्ट धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में भी नोमेनक्लेचर हम देने वाले हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना ताकि वो रिदम बना रहे नोमेनक्लेचर का। क्लास 12 के बोर्ड में भी एक सवाल नोमेनक्लेचर का होता है, तो नोमेनक्लेचर करने आना चाहिए ही चाहिए। इसलिए उन कुछ बेसिक पार्ट को एक बार पहले ही रिवाइज कर लेना, और उसके बाद फिर आराम से सब लोग आगे के टॉपिक का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। चलो आज के लिए क्लास इतना ही, अभी फिर मैथ्स का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस चीज को।